जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हार्ट्सपाल लर्निंग पे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टॉपिक चल रहा था वो था भाग 4, जिसका नाम था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम शॉर्ट में कहते थे DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले वाले वीडियो में हम आर्टिकल 43 तक देख चुके हैं। जो आज बचे आर्टिकल हैं उनको अभी हम देखेंगे क्या है। एक बार 40 से रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, जिसके समर्थन से हमारे गांधी जी और जिसका विरोध कर रहे थे अंबेडकर साहब। तो इन दोनों को मनाने के लिए आए हमारे बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बोले कि भाग 4 में इसको डाल दो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य की इच्छा पर लागू होगा कि ग्राम पंचायत होना है या नहीं। फिर उसके बाद अनुच्छेद 41 आता है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। फिर अनुच्छेद 42 आता है, मनोचित दशा में सरकारी सहायता। उसके बाद आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या था, निर्वाह योग मजदूरी, यानी कि इतनी मजदूरी दो कम से कम वो अपना परिवार चला सके, इतना वेतन दो। तो एक ट्रिक देखा जाए यहाँ पे जो दिया गया है 43 में, जो ट्रिक दी गई है दमन से, यानी कि दमन यानी कि दा जो है हमारा अनुच्छेद 41 के लिए, माँ जो है अनुच्छेद 42 के लिए, माँ जो हमारा है अनुच्छेद 42 के लिए है, और ना जो हमारा अनुच्छेद 43 के लिए है। मतलब क्या है, दा से हमारा हो जाता है दशा, मतलब कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, तथा जो माँ हो जाता है माँ मनोचित दशा में सरकारी प्रस्तुति या सहायता, और ना से निर्वाह योग मजदूरी। तो 41, 42, 43 के लिए ट्रिक जो है वो दमन दशा में तथा निर्वाह मनोचित दशा में, और उसके बाद फिर हमारा आ जाता है निर्वाह योग मजदूरी। ये था हमारा 41, 42, 43। अब 43 के काम में देखते हैं। 43 के काम में इसको संशोधन करके जोड़ा गया था। 43 के काम में दिया गया है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, यानी कि कमेटी बना के काम करना। यानी एक फैक्ट्री में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो कोई अगर नियम कानून कुछ बनेगा तो 10 लोगों की सहमति से बनेगा। वैसे ही जैसे सरकार अपना कोई नियम बना रही है तो वहाँ पे जो उनके मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल, उनकी पूरी सहमति से बनेगा। तो इसीलिए कहा गया है अनुच्छेद 43 के काम में उद्योग प्रबंधन, यानी प्राइवेट कंपनियां जो हैं अगर वो काम करवा रही हैं तो उसमें जितने एम्प्लॉय हैं उन सभी की सहमति होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार इसको लाने वाली भी है। ये है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने धर्म हैं सबके लिए एक कानून होना चाहिए। यानी कि जैसे अपना हिंदू पर्सनल लॉ अलग होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग होता है, हर धर्म का अपना पर्सनल लॉ है। तो उसको ख़त्म करके सिर्फ एक सिविल संहिता आएगी, यानी सभी को पालन करना पड़ेगा। तो इसमें दिया गया है अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह तथा तलाक की शर्तें समान रहने भले और मतलब कि जो उनके रीति रिवाज हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन विवाह या तलाक के लिए जो समान सिविल संहिता आएगा तो एक जैसे होंगे। जैसे उनका विवाह होता है वैसे हिंदू का, वैसे मुस्लिम का, वैसे सिख, वैसे ईसाई का, और तलाक भी उनको वैसे ही देना पड़ेगा। जैसे अभी मुस्लिम धर्म में जो 3 तलाक था अब तो ख़त्म कर दिया गया, इंस्टेंट 3 तलाक। तो उनके धर्म में था, वो उनकी जो पर्सनल लॉ है उसमें था, उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं। तो इसलिए सरकार सीधे यही ला रही समान सिविल संहिता। ये देखो कब तक है, लेकिन आ जाएगा ज़्यादा जल्दी से जल्दी। नोट में क्या लिखा, अपराध जो कानूनी दंड होता है, यानी कि अपराध के कानून को दंड संहिता कहते हैं। यानी कोई अपराध किए हो तो उस समय जो आप पे सज़ा मिलेगी उसे दंड संहिता कहते हैं। तथा चुनाव में जो कानून होता है उसे आचार संहिता कहते हैं। राष्ट्रपति लागू करते हैं। आचार संहिता कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाते हैं। एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन ही होता है आचार्य संहिता। नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 45 में बताया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यानी कि इसी के तहत जो सरकारी हॉस्पिटल में पोलियो की बूथ या BCG का जो इंजेक्शन लगता है वो सब अनुच्छेद 45 के तहत सरकार फ्री में लगाती है। तथा और इसी में कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इस पूरे को उठा के कर दिया गया है क्या कहते हैं मौलिक अधिकार, यानी आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 के काम में इसको जोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार या बनाकर 21 के काम में जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। उस समय कौन थे राष्ट्रपति, अटल बिहारी वाजपेयी जी।
ये उस समय क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि उस समय सरकार के पास इतना बजट नहीं था कि सबको शिक्षा दे, सबको दवा दे। अगर मूल अधिकार में जोड़ देता तब तो भाई मजबूरी हो जाती सरकार के देने के लिए, सरकार को देना पड़ता। इससे पहले जो हमारा ये कौन सा अनुच्छेद 44 उस समय सिविल संहिता क्यों नहीं आई? कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, जब संविधान लागू हुआ था उसी टाइम आया था। तो देखिए सिविल संहिता वही सक्सेस है जहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय इतना ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं थे। भारत गुलाम ही इसी वजह से हुआ था क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की कमी थी, और दूसरी बात सब लोग आपस में ही लड़ रहे थे। अगर उसी टाइम ये सिविल संहिता तो बहुत ज़्यादा कांड होते, मतलब बहुत ज़्यादा खून खराबा, बहुत ज़्यादा बवाल होता है इस पर। तो इसको उस समय किस में डाल दिया गया? नीति निर्देशक तत्व में राजकीय सहमति पर होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये आता जाएगा और अपने संविधान में मौलिक अधिकार में या फिर नियम कानून एक बन जाएगा, सबके लिए एक ही नियम लगेगा। तो समान सिविल संहिता क्या होता है कि किसी भी धर्म के लोग हों उनके पर समान कानून होगा, बस उनकी रीतियाँ अलग होंगी और कानूनी तौर पे वो समान होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या 45 से और कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उनको पूरा खर्चा पानी जो डिलीवरी चार्ज होता है वो सब सरकार देती है कुल मिला के। उसके बाद क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अब इसको मौलिक अधिकार में डाल दिया गया है मूल अधिकार में। ठीक, उसके बाद क्या आता है हमारा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या गया? SC ST और OBC लोगों को विशेष आरक्षण को, पिछड़े वर्ग को कुछ ना कुछ आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 46 में। लगभग हर जगह SC ST वालों को आरक्षण दिया जाता है। राजनीतिक में देख लीजिए या फिर शिक्षा विभाग में देख लीजिए, वैकेंसी में सरकारी विधि के समक्ष देख लीजिए, यहाँ तक गांव का मुखिया का चुनाव होता है या प्रधानी का चुनाव होता है, उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक आरक्षित सीट कर दिया था कि इस बार SC वाले केवल ही खड़े होंगे, उठेंगे, या फिर OBC वाले या फिर SC ST वाले, जैसा सरकार चाहे वैसा कर सकती है। अगर ये नहीं कर रहे तो आप इन्फोर्स भी नहीं करा सकते कि हाँ ये करना ही करना है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट या फिर कहीं जाके आप कहो कि इस बार OBC सीट लाओ या फिर SC ST लाओ, ऐसा नहीं कर सकते। ये था हमारे आर्टिकल 46 में यानी अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47। अनुच्छेद 47 में कहा गया सरकार पोषायुक्त आहार देगी तथा नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाएगी। जैसा कि नशीली दवाओं प्रतिबंध यानी दवा में एल्कोहल होना, जैसे होते हैं होम्योपैथिक दवा, उसमें लगभग 25% एल्कोहल होता है, सॉरी 25% नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ एल्कोहल होता है उसमें। और जो पोषायुक्त आहार तो देता है, मिड डे मील होगा, इसी के तहत चलाती सरकार। अच्छे खासे दलिया वहाँ पे मिलती, बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार होता है। तो जैसे बिहार सरकार क्या शराब पर प्रतिबंध लगा दी, तब उसके लिए जाओगे सुप्रीम कोर्ट कि भैया शराब हमारा बंद करवा दिए, तुम चोरी चोरी चलता है जो, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा प्रतिबंध, लेकिन खुलेआम नहीं कर सकते। और कहीं देखो शराब पियेंगे उसके बाद जाके पुलिस को ही गाली देंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर तुम शराब पिए हो तो चुपचाप घर में बैठो, अगर पकड़े गए तो जान लो अच्छा खासा चालान तुम्हारे कटने वाला है। बिहार में ऐसा किया गया, यानी अनुच्छेद 47 को बिहार में पालन किया जा रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो। वो सरकार पे डिपेंड करता है भाई, ये किसी पे डिपेंड नहीं कि हाँ किसी जनता पर हो, ये सरकार के इच्छा अनुसार होता है। नेक्स्ट हमारा आता है 40। नेक्स्ट हमारा देखा जाए तो अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में गलत टाइप हो गया है, सॉरी उसके लिए। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि जो दुधारू पशु हैं उनकी रक्षा करना, इसी के तहत जो हमारे गौ हत्या है उसको गैर कानूनी माना जाता है। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक बनाने के प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू पशुओं को या वाहक पशुओं को नस्लों की संरक्षण करना तथा सुधार में उनकी सहायता करना। जैसे कुछ ऐसे नस्ल की गाय होती हैं जो अच्छा खासा दूध देती हैं, तो उन नस्लों की ज़्यादा संरक्षण करना, उस नस्लों को लाके अपने यहाँ पनाह देना, यानी कि उनके लिए एक गौशाला खोलना, जैसा सरकार चाहे उनके लिए नियम कानून बना सकती है। अनुच्छेद 48 में दिया गया। इसमें जो टाइप किया गया है थोड़ा गलती से टाइप हो गया है, लेकिन जो बता रहे हैं वही आपका माने कि जो कृषि होता है यानी पशुओं की तथा वध को रोकना, पशुओं के वध को रोकना, कृषि तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में बढ़ावा देना, अनुच्छेद 48 में है। नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 48 का का। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? इसे 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 का इसमें क्या है? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करना। पर्यावरण जो मतलब पर्यावरण की रक्षा करना, इसको जोड़ा गया कि पर्यावरण की रक्षा, इसी के तहत जो वन्य जीव होते हैं शेर बाघ के लिए बाघ अभ्यारण्य रक्षा कानपुर या लखीमपुर खीरी बनाया जाता है। अभ्यारण्य जो पशु अभ्यारण्य केंद्र बनाया जाता है
वो इसी के तहत बनाया जाता है। जो ग्रीन यूपी क्लीन यूपी का मिशन चलाया गया वो इसी के तहत चलाया गया। रोड किनारे जो वृक्ष लगाया तो इसी के तहत चलाए थे, अनुच्छेद 48 के तहत। सरकार चाहे तो फॉलो करते, ना चाहे तो नहीं भी कर सकती। इससे तुम फोर्स नहीं करवा सकते कि जाके हमारे शहर में, हमारे गली में आप पेड़ लगाओ या फिर हमारे गली में जो वन अभ्यारण्य केंद्र बनाओ, ऐसा नहीं है। सरकार के पास बजट होगी तब वो सोचेगी इस पर। नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना तथा इसको रक्षा सरकार का कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, जैसे जो जो कलात्मक तथा ऐतिहासिक ऐसे दार्शनिक स्थान हैं, उनकी रक्षा सरकार की बनती है, जो पहले पुरातत्व काल से चले आ रहे हैं। तो जैसे देख लो इंडिया गेट होगा, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की अगर कहीं मूर्ति बनी है, जैसे अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, तो उन सभी की रक्षा करना सरकार का बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है। तो इस पे अनुच्छेद 49 में कहा गया है, यानी राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात कही गई है। ये तो अब कर दिया गया है। इसका करने से बेनिफिट भी है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग करने से बेनिफिट क्या है, वो ये है कि कार्यपालिका सिर्फ और सिर्फ कार्य कर सकेगी। न्यायपालिका तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या काम रह जाएगा। अब जैसे पुलिस है, पुलिस आपको पकड़ी, आपको एक जुर्म किए, जुर्म करने के बाद पुलिस ही आपको न्याय दे दे या फिर आपको सज़ा सुना दे, तो वहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। इसको अलग करना बहुत ज़्यादा, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता था कि पहले क्या था कि जो मन हो वो सज़ा सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट जाओ या ना जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं है, अब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। सरकार इस पर हस्ताक्षर कर चुकी है। अनुच्छेद 50 को सरकार फॉलो कर रही है, कार्यपालिका को न्यायपालिका अलग करना। जो जिसका काम हो वही काम करेगा, जिसका काम, जैसे एक प्रकार से देखा जाए ना, तो कार्यपालिका बस यूपी पुलिस के काम ये होता है कि वो उठा के तुम्हें कोर्ट पहुंचाए 24 घंटे में, उसके बाद 24 घंटे के बाद वो कोर्ट के अंडर में आ जाता है। उसे क्या फैसला देना है, फिर से पुलिस रिमांड पे भेजना, जो भी हो वो कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि हमें करना क्या है। कार्यपालिका एक प्रकार से पुलिस हो गई हमारी, और उसके बाद न्यायपालिका हमारा कोर्ट हो गया। अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51 कहते हैं राष्ट्रीय शांति में बढ़ावा देना, यानी कि राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करना, गाइडिंग करना कि हाँ भाई ये झगड़ा लड़ाई मत करो, चुपचाप मिल बांट के रहो तुम लोग। तो इसी के तहत भारत को यूएनओ का सदस्य बनाया गया है। एक प्रकार से देखा तो भारत के अंदर एक खूबी भी है। वो खूबी क्या है कि भारत किसी भी चीज़ को वसुधैव कुटुम्बकम की पद्धति पे चलता है, पूरी धरती हमारा परिवार है। तो इसमें भारत को यूएनओ का सदस्य बनाना, अब तो वीटो पावर तो है नहीं भारत के पास, वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के पास, यानी एक परमानेंट सदस्य नहीं है, परमानेंट सदस्य केवल 5 ही देश हैं। लेकिन हाँ, यूएनओ का सदस्य इसको अनुच्छेद 51 के तहत ही मिला है। अनुच्छेद 51 के तहत, यानी कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करे तथा उनको बातचीत से ही सुलझा दे। ये हमारा हो गया अनुच्छेद 51। ये तो था हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या था हमारा? पार्ट 4 में था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पार्ट 3 में क्या था हमारा? मौलिक अधिकार। तो पार्ट 4 भी एक प्रकार के नीति निर्देशक तत्व हैं। जब ये सरकार चाहेगी तब मिलेगा, और नीति निर्देशक मतलब सॉरी एक प्रकार से मौलिक अधिकार हैं, जब सरकार चाहेगी तब मिलेगा। और जो भाग 3 है वो पूर्णतया मौलिक अधिकार हमारे स्वतंत्र होने के बाद यही तो एक हमारा अधिकार था, तभी तो हमें लगा कि हम स्वतंत्र हैं। मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे तो आज भी हम परतंत्र हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा अपना। तो इसीलिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। तो इसकी रक्षा करने के लिए दे दिएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत इसकी रक्षा करता है, तथा हाई कोर्ट जो होता है अनुच्छेद 226 के तहत इसकी रक्षा करता है। यानी हाई कोर्ट में जाओगे तो अनुच्छेद 226 के तहत 5 रीट दायर करेगी, तथा सुप्रीम कोर्ट जब जाओगे तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट दायर की जाएंगी। के तौर पे अगर देखा जाए भाग 3 भाग 4 में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। भाग 3 यूएसए से लिया गया था, जो मूल अधिकार है। भाग 3 जो हमारा वो यूएसए से लिया गया था, और जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसको आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड कहाँ लिया था? स्पेन से लिया था। ठीक, भाग 3 को नैसर्गिक कहा गया है, और ये नैसर्गिक नहीं है, राज्यों की इच्छा अनुसार लागू होता है। नैसर्गिक मतलब ये होता है कि हमें ये जरूरी, हमें नेचुरल, हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन भाग 4 जो है वो नैसर्गिक नहीं, वो राज्यों की इच्छा पर लागू होता है। भाग 3 जो होता है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय उस पर इन्फोर्स करवा सकती है कि हाँ इसे दो। लेकिन भाग 4 पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, यानी कि न्यायालय उस पर कोई बात बोल ही नहीं सकता कि हाँ ये सही है या गलत है। भाग 3 में अंतर क्या है कि ये सरकार की शक्तियों पर कुल मिला के शक्तियाँ घटाती है। एक प्रकार देखा जाए सरकार की शक्तियाँ
घटाती है। और जो भाग 4 होता है सरकार की शक्तियाँ बढ़ाती है। अगर उसकी इच्छा हुई तो देगा, नहीं इच्छा हुई तो नहीं देगा। और यही कुछ अंतर है भाग 3 और भाग 4 में। दोनों प्रकार से अगर देखा, दोनों एक प्रकार से मौलिक अधिकार ही हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। भाग 4 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आता है भाग 5, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करता है। उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें कितने से 52 से लेके 151 तक आता है, यानी आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, यानी पूरे 100 आर्टिकल उसमें है। तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, लेकिन धीरे धीरे करके हम सारा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।